चमकता हुआ कोहिनूर हीरा। जो भी इस हीरे का मालिक बनेगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा। लेकिन सारी दुनिया के दुर्भाग्य भी इसी के हाथ लगेंगे, क्योंकि ये हीरा श्रापित है। अगर इस हीरे को कोई धारण कर सकता है तो वो है सिर्फ महिलाएं। और इसीलिए ही ब्रिटेन में आज भी सिर्फ क्वीन ही इस हीरे को धारण कर सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टिशन है, जिसे द कर्स ऑफ कोहिनूर भी कहा जाता है। इतिहास में जिस जिस आदमी के हाथ ये कोहिनूर लगा है, उनकी जिंदगियां खराब हो गई हैं। ये डायमंड दुनिया के इतिहास का सबसे इनफेमस डायमंड रहा है। आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं कोहिनूर की दिलचस्प कहानी। और साथ ही वीडियो के आखिर में हम ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया को कोहिनूर वापस मिल सकता है या नहीं। कोहिनूर हीरा इस समय टावर ऑफ लंदन के हाउस में कई सालों से रखा हुआ है, लेकिन इसे वापस भारत लाए जाने की मांग समय समय पर उठती रही है, क्योंकि इस कोहिनूर हीरे को अंग्रेजों की गुलामी के दिनों में भारत से ब्रिटेन पहुंचाया गया था। और तब से ये महारानी के राज मुकुट की शान बन गया है। काफी सारी थ्योरीज हैं इसको लेकर कि कोहिनूर का ओरिजिन कहाँ हुआ था, पहली बार कहाँ ये पाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक सिविल सर्वेंट थे, थियो मैटकैफे। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इस डायमंड को एक्सट्रैक्ट किया गया था कृष्णा के लाइफ टाइम के दौरान। लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड व्यू यही है कि हीरा एक्चुअली में कोलूर माइंस में मिला था, गोलकुंडा के रीजन में। अब ये चीज क्लियर नहीं है कि इस कोहिनूर हीरे को पहले किसने ढूंढा, कैसे ढूंढा। हिस्टोरिकली हम ये भी नहीं जानते हैं कि इसे एग्जैक्टली कब डिस्कवर किया गया था। बेस्ट एस्टिमेट जो हिस्टोरियंस ने लगाया है वो ये है कि इसे ईयर 1100 और 1300 के बीच में पाया गया था। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर का सबसे पहला मेंशन हिंदू टेक्स्ट में ही किया गया है, साल 1306 में। प्रॉब्लम बस ये है कि उस टेक्स्ट का नाम किसी को नहीं पता और ना ही कोई ये जानता है कि उसे किसने लिखा था। पहला रिटन रिकॉर्ड जो कोहिनूर का मेंशन किया गया है वो है 1526 में। पहले मुगल एम्परर जहीरुद्दीन बाबर जब इंडिया आए थे साल 1526 में, तो उन्होंने अपने बाबरनामे में लिखा था कि एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत आधी दुनिया का डेली एक्सपेंस जितनी है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ये कोहिनूर हीरा इनाम के तौर पर किसी जंग में जीता था। दूसरी बार कोहिनूर का मेंशन किया जाता है शाहजहां के द्वारा साल 1628 में, जब वो अपने फेमस पीकॉक थ्रोन को कमीशन करते हैं। इस थ्रोन को बनने में 7 साल लगे थे और ये ताजमहल से 4 गुना ज्यादा कॉस्टली था। इस थ्रोन को बनाने में काफी प्रेशियस स्टोन्स और जेम्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा कीमती जो जेम्स थे उनमें से एक था कोहिनूर डायमंड और दूसरा था रेड कलर तैमूर रूबी। दिल्ली में मौजूद इतनी दौलत को देखकर पर्शिया के नादिर शाह आकर्षित हो जाते हैं। साल 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर इन्वेजन करते हैं और मोहम्मद शाह को डिफीट कर देते हैं। नादिर शाह दिल्ली छोड़कर भागता है, वो भी बहुत सारा खजाना अपने साथ लेकर। उसे इस खजाने को ले जाने के लिए 700 हाथी, 400 ऊंट, 1000 घोड़ों की जरूरत पड़ी थी। इन खजानों में ही कोहिनूर भी शामिल था। और इसका प्रूफ मिलता है हमें नादिर शाह के फाइनेंशियल ऑफिसर के द्वारा लिखी हुई किताब से, जिसका नाम था तारीख आलम मराए नादिरी। और इस किताब से ये भी प्रूफ मिलता है कि नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा था, क्योंकि इसी किताब में पहला रेफरेंस किया गया था इसे कोहिनूर बुलाकर। बाद में नादिर शाह ने इसे अपने आर्म बैंड पर पहन लिया था। अगले 70 सालों तक कोहिनूर अफगानिस्तान का हिस्सा रहता है और यहाँ पर आता है द कर्स ऑफ कोहिनूर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। ये बात काफी हद तक सच भी है। नादिर शाह के ऊपर ये दुर्भाग्य पड़ता है साल 1747 में, जब नादिर शाह को उनका ही एक गार्ड मार डालता है और उनका एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। अहमद शाह दुर्रानी, जिसे हम अहमद खान अब्दाली के नाम से भी जानते हैं, ये नादिर शाह की आर्मी का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि अब नए अफगान एम्पायर का फाउंडर बन जाता है और साथ ही साथ कोहिनूर हीरे का मालिक भी। विलियम डेलरिम्पल और अनीता आनंद की किताब बताती है कि नादिर शाह के जो ग्रैंडसन थे शाहरुख शाह, उनके सर पर मोल्टन लेड डाला गया था, ठीक उसी तरीके से जैसा गेम्स ऑफ थ्रोन्स में भी किया गया था, बस ये पता करने के लिए कि कोहिनूर एक्चुअली में कहां पर था। अब इसे कोहिनूर का काला जादू कहो या फिर कुछ और, लेकिन दुरानी अंपायर में भी काफी इन फाइटिंग्स देखने को मिलती हैं। अहमद के बेटे तैमूर तो ढंग से चला लेते हैं एम्पायर को, लेकिन उसके बाद जो अहमद के पोते थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं गद्दी के लिए। तैमूर का बेटा जो तीसरा रूलर था इस एम्पायर का, जामन शाह दुर्रानी, उसे गर्म निडल से अंधा किया जाता है। उसका भाई जो पांचवा रूलर था, सूजा शाह दुर्रानी, वो कोहिनूर को अपनी ब्रेसलेट में पहन के रखता था। साल 1809 में इसे डिथ्रोन कर दिया गया।
लेकिन ये इस कोहिनूर हीरे को लेकर भाग गया लाहौर और वहां पर ये शरण लेता है महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में। रंजीत सिंह जी फाउंडर थे सिख एम्पायर के और दुर्रानी को बचाने के रिटर्न में उन्होंने कोहिनूर हीरा डिमांड किया और कुछ इस तरीके से कोहिनूर हीरा चला गया सिख एम्पायर के पास। साल 1814 में रंजीत सिंह के लिए भी कोहिनूर की सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत थी। जो जमीन दुर्रानी डायनेस्टी ने कब्जाई थी वो इन्होंने वापस जीत ली। इन्हें द लायन ऑफ लाहौर या फिर शेर ए पंजाब नाम से भी जाना जाता था और ये कोहिनूर को अपनी बाइसेप पर बांध कर घूमते थे। जब ब्रिटिशर्स को पता चला रंजीत सिंह जी के देहांत के बारे में साल 1839 में, तो उन्हें ये भी पता चला कि रंजीत सिंह इस कोहिनूर को साधु संतों के हवाले करना चाहते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि इस कोहिनूर हीरे पर नजर रखें, ट्रैक करते रहें कि ये कहां से कहां जा रहा है और कब इसे अपने हाथ लिया जा सकता है। ब्रिटिशर्स को करीब एक दशक तक इंतजार करना पड़ा रंजीत सिंह के देहांत के बाद। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जब कंप्लीट हुई तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब एम्पायर का रूल खत्म कर दिया और तब तक दलीप सिंह रंजीत सिंह के बेटे करीब 10 साल के हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई और इस डॉक्यूमेंट पर लिखा गया था कि कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंडओवर कर दिया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी कि यहाँ पर सिख एम्पायर दोबारा उभर कर आ सके। इसी रीजन से इन्होंने रानी जिंदन को जेल में डाल दिया और जो इकलौता दूसरा मेंबर था फैमिली का यानी कि दलीप सिंह, उसे जहाज में बिठाकर लंदन भेज दिया और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा दिया। हालांकि दलीप सिंह अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ रिबेल जरूर करते हैं, कोशिश करते हैं इंडिया जाने के लिए। ब्रिटिशर्स उन्हें रोक देते हैं। वो जर्मन से मदद इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहते हैं। कहा जाता है कि बहुत ही निराशाजनक तरीके से उनका देहांत होता है। दूसरी तरफ कोहिनूर बन जाता है क्वीन विक्टोरिया का एक स्पेशल गहना। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जो कहावत थी कोहिनूर के बारे में कि जो भी आदमी इसका मालिक बनेगा, उस कहावत में ये भी कहा गया था कि सिर्फ कोई भगवान या फिर कोई औरत ही कोहिनूर को पहन सकती है, क्योंकि महिलाओं पर कोहिनूर श्राप का असर नहीं होना था। तो आने वाले टाइम में जितनी भी ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज थी उन्होंने डिसाइड किया कि ये कोहिनूर का मालिक हम किसी आदमी को नहीं बनाएंगे। हमारे जो भी राजा महाराजा होंगे उनकी पत्नी को हम मालिक बनाएंगे कोहिनूर का। तो इसी तरह से आने वाले सालों में जब जब ब्रिटिश क्राउन को पास ऑन किया जाता है, कोहिनूर हमेशा राजा महाराजा की पत्नी के पास ही जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोहिनूर हीरे को ब्रिटिशर्स ने इंडिया से चुराया है या फिर एक तोहफा था जो डील कंप्लीट करने के लिए वैसे भी इंडिया को देना ही था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी एक एनजीओ के द्वारा। उस पिटीशन में कहा गया था कि सरकार को इस कोहिनूर हीरे को वापस लाना चाहिए, लेकिन रंजीत कुमार जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ये हीरा एक्चुअली में लाहौर ट्रीटी का एक हिस्सा था। इसे ना तो चुराया गया है ना ही जबरदस्ती लिया गया है, तो इसे वापस लेने की कोशिश करना बहुत ही बेकार है। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सरकार की तरफ से कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कोहिनूर को वापस लाने की फ्रेंडली तरीकों से, और मिस्टर कुमार ने जो भी कहा वो सरकार के व्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन मिस्टर कुमार की बात सही थी, क्योंकि लीगली अगर देखा जाए तो कोहिनूर को वापस लाने के कोई ग्राउंड्स नहीं है। इकलौता रूट जो यहाँ पर मौजूद है वो है 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन, द कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। लेकिन इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम कि अगर इसे वापस किया भी जाए तो किस देश को किया जाए, क्योंकि जो भी बॉर्डर्स आज के टाइम में ड्रॉ हुए हैं कंट्रीज के, ये काफी नए हैं एज कंपेयर टू द बॉर्डर्स बिफोर इंडिपेंडेंस। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो कोहिनूर डायमंड को इंडिया, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान की सोवरेन टेरिटरी से नहीं दिया गया है, क्योंकि ये तो उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस टाइम तो किंगडम्स एग्जिस्ट किया करते थे। अफगानिस्तान में तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने ईयर 2000 में ये कहा था कि वो कोहिनूर को वापस चाहते हैं अपने देश में। साल 2016 में पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल हुई थी कि ब्रिटिश ने इस हीरे को चुराया है आज के दिन के पाकिस्तान से, क्योंकि सिख एम्पायर की जो कैपिटल थी वो लाहौर में थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिचर्ड करेन का कहना है कि लॉजिकली देखा जाए तो ये हीरा कई देशों को वापस किया जा सकता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ तक कि ईरान भी राइटफुली क्लेम कर सकता है इस हीरे की ओनरशिप को, क्योंकि उस जमाने में एक दूसरे से लूटना बहुत आम चीज हुआ करती थी। फिलहाल आप सभी को कोहिनूर हीरे की ये सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे तुरंत फॉलो कर लें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।